नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित अंतरा पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पहले पाठ प्रेमघन की छाया स्मृति का पाठ परिचय, रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय व पाठ के थोड़े से अंश की व्याख्या की थी। आज भी हम उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए उसमें आए सभी पात्रों, उनके संवादों, उनकी परिस्थितियों, उन पर उस समय उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और आप लोग सभी इसके ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल जी अपने बाल्यकाल की कई घटनाओं को याद करते हुए लिखते हैं कि उनके पिताजी फारसी और हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी थे। वे फारसी के कवियों की उक्तियों व हिंदी कवियों की उक्तियों को आपस में मिलाते रहते थे तथा रात में प्राय हिंदी के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस व रामचंद्रिका को सबको, घर के सब सदस्यों को पढ़ाते थे। जब उनके पिता का तबादला मिर्जापुर में हुआ तब वे 8 वर्ष के थे तथा उन्हें राजा हरिश्चंद्र व लेखक हरिश्चंद्र में कोई फर्क पता नहीं चलता था। मिर्जापुर आने पर उन्हें एक बात पता चली कि जो लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उनके एक मित्र यहाँ रहते हैं। उनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। ये हम कल पढ़ चुके थे व्याख्या में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रामचंद्र शुक्ल अपने बचपन की यादों को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि भारतेंदु मंडल की, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र मंडली की किसी सजीव स्मृति कि मेरे के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। यानी मैं उनके जो मंडली के जितने भी लोग थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी मित्र थे, उस मंडली के सभी लोगों को जानने की मेरे मन में, समझने की बहुत ज्यादा उन्हें इच्छा थी। और मैं जब मेरे पिताजी मिर्जापुर आए तो हम मिर्जापुर में शहर से थोड़ा बाहर की तरफ रहते थे। तो एक दिन बच्चों की एक मंडली जोड़ी गई। सारे बच्चों को, अपने ग्रुप एज के बच्चों को इकट्ठा करा उन्होंने, और उनमें जो बच्चा ये जानता था, जो लड़का ये जानता था कि वो भारतेंदु जी के मित्र बद्री नारायण चौधरी कहाँ रहते हैं, वो उसको सबसे आगे किया गया कि तुम भाई हमें आगे आगे चलो, हमें उनसे मिला के लाओ, उनका घर दिखा के लाओ। 8 साल के बच्चे के मन में देखो इतनी जिज्ञासा है इसी लेखक के प्रति कि वो अपने दोस्तों को लेके उससे मिलने के लिए चल दिए। 1.5 मील पैदल चलने के बाद एक पत्थर के बड़े से मकान के सामने वो सब लोग जाकर खड़े हुए। तो लेखक आगे कहते हैं कि नीचे का बरामदा खाली था। जो मकान उन्होंने पत्थर का देखा बद्री नारायण चौधरी का, उसमें जो ऊपर के एक बरामदा बहुत सारी लताओं से, यानी बेलों से घिरा हुआ, जाल सा पूरा, उस बरामदे के ऊपर पूरा जाल सा बिछा हुआ था बेलों का, और बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। जो उन्होंने उस पत्थर के घर की तरफ देखा तो वो उन्हें सब दिखाई दिया। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया, यानी उनके दोस्तों ने कहा कि उसी तरफ देखते रहो, जो लेखक बद्री नारायण चौधरी हैं वो वहीं दिखाई देंगे, इसलिए ऊपर ही देखते रहो। पर बहुत देर तक देखने पे भी कोई दिखाई न दिया। कई सड़क पर भी कई चक्कर लगा लिए। उस देर पीछे एक लड़के ने उनमें से उंगली उठाते हुए कहा कि ऊपर देखो, इशारा किया उनकी तरफ। तो वो बताते हैं आगे लेखक कि मैंने उस लताओं के बीच में एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी, यानी बद्री नारायण चौधरी वहां खड़े थे तो उन्हें वो मूर्तिवत दिखाई दिए। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंबे पर रखा था उन्होंने। देखते देखते मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई, यानी फिर वो वहां से चले गए। यानी उनकी एक झलक, जो ये थे हमारे जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, इनको 8 वर्ष के थे तब उन्हें उनकी, जो ये बद्री नारायण चौधरी हैं, उनकी एक झलक हल्की सी दिखाई दी। तो बच्चों, ये जो बद्री नारायण चौधरी हैं, इन्हीं का उपनाम प्रेमघन है। तो ये पाठ का नाम भी हमारे जो उन्होंने लिखा हुआ प्रेमघन की छाया स्मृति, उन्होंने इसी के ऊपर ये पाठ का नाम दिया है कि उन्होंने जो पहली बार उनकी वो छाया, मतलब एक उनका ऐसी मूर्ति सी दिखाई दी थी, तो प्रेमघन की छाया स्मृति, उन्होंने उसी स्मृति को याद करते हुए ये पूरा पाठ लिखा है। तो उसी के ऊपर इसका नाम भी उन्होंने प्रेमघन की छाया स्मृति रखा है। अब वो आगे बताते हैं कि जो जो मैं शाना होता गया, यानी बड़ा होता गया, त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव भी बढ़ता चला गया। जब लेखकों से वो शुरू से प्रभावित थे तो उनका और झुकाव लिखने की तरफ, हिंदी के साहित्य की तरफ बढ़ता चला गया। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय
बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे घर आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से न हट जाए। ये किताबों के, हिंदी लिटरेचर की किताबों को, साहित्य किताबों को पढ़ने में लग गया तो मैं सारी किताबें पढ़ने लग जाऊंगा तो मेरे पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहां से पुस्तकें ला लाकर पढ़ा करता। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा, यानी वो किसी के साथ एक बार काशी आए। मैं उसी के साथ घूमता फिरता, चौखंबा कोई जगह है काशी में, उसकी ओर जा निकला। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में, जो ये मिर्जापुर में पुस्तकालय था, ये जाते थे जिसमें, पुस्तकालय में वे मुझे प्राय देखा करते थे। इससे मुझे देखते हुए वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का मकान था, और वो जो थे बचपन से भारतेंदु जी के बड़े प्रशंसक रहे थे। तो मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। यानी उनके तो मन की मुराद पूरी हो गई। पाठक जी मेरी यह भावुकता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। यानी किसके साथ दोस्ती हो गई उनकी? उनको कौन मिला था? पंडित केदारनाथ जी उन्हें उनके मकान के सामने मिले थे, तो वो बाद में उनके बहुत ज्यादा गहरे मित्र हो गए रामचंद्र शुक्ल जी के। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो समवयस्क, मतलब अपनी बराबर की उम्र के हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्री नारायण गौंड, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। यानी सब मिलकर वो हिंदी के लेखकों की बातें किया करते थे। अब मैं भी अपने को एक लेखक मानने लगा था, मतलब मैं भी थोड़ा लिखने लग गया था, तो मैं भी अपने आप को, वो कहते हैं कि लेखक, समझने लग गया था। हम लोगों की बातचीत प्राय शुद्ध हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द भी आया करते थे। शुद्ध हिंदी में निसंदेह शब्द है ना, तो वो कहते थे वो शब्द हमारी इसमें आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था, यानी जहाँ पर उनका घर था, वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। वहाँ पर कचहरी के अफसर, वकील, जज और दूसरे जो वहाँ के मतलब काम करने वाले लोग थे, वो सब लोग वहाँ पर रहते थे। तो बच्चों, उस समय जो हमारी वकाल ये थी कचहरी, उसमें उर्दू भाषा का प्रयोग होता था। तो ऐसे लोगों के, यानी उर्दू वाले लोगों के कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। लेखक ने कहा है कि जो उर्दू वालों के बीच में हमारी शुद्ध हिंदी थोड़ी अजीब सी, अनोखी सी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निस्संदेह रख छोड़ा, क्योंकि निस्संदेह शब्द वो बार बार बोलते होंगे और शुद्ध हिंदी का शब्द था, तो उस पूरी मंडली का नाम उन लोगों ने निस्संदेह रख दिया। तो आगे वो लिखते हैं कि मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज मतलब जैसे सब इंस्पेक्टर, तो ऐसे सब जज भी होते हैं, सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच मैं भी उधर चला गया। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। यानी उनके पिताजी ने सब जज से उनका परिचय करवाया अपने पुत्र का कि इन्हें भी हिंदी का बड़ा शौक है। झट जवाब मिला, झट से उन्होंने जवाब दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसकी सूरत देखते ही इससे वाकिफ हो गया, मतलब मैं तो पहचान गया। अब वो आगे लेखक कहते हैं कि मेरी सूरत में पता नहीं ऐसी क्या बात थी, इस समय तो मैं बता नहीं सकता उन्होंने क्या देखा और उन्होंने पहचान लिया। ये तो आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, जब उन्होंने ये लिखा था उस समय वो कह रहे हैं कि 30 साल पहले की बात थी। अब आगे चलिए, आगे लिखते हैं वो कि चौधरी साहब, यानी बद्री नारायण चौधरी, जिनके मकान में वो देखने गए थे दोस्तों को लेकर, और वहाँ वो खड़े दिखाई देते खंबा पकड़ के, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उससे तो अब अच्छी तरह परिचित हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, मतलब जो बद्री नारायण चौधरी थे वो अच्छे एक रईस आदमी थे। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों पर बाल लटक रहे थे,
आप इधर से उधर टहल रहे हैं, एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। मतलब वो उनके यहाँ कैसी रईसी की वो काम होते थे वो बता रहे हैं। वो बात की काट छाट का क्या कहना, उनका अंदाज, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उसमें एक विलक्षण वक्रता होती थी, टेढ़ापन होता था। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अपने दोस्त जो नौकर थे घर के, उनसे भी वे कैसे बातें करते थे वो भी देखने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिर जाए तो उनके मुंह से यही निकलता कि कारे बचाता नहीं। मतलब कारे, वो काला होता होगा नौकर, काले उसका रंग होगा, तो उसको कहते थे कारे बचाता नहीं, बचा नहीं सकता था। इस तरह से बोलते थे अपने नौकरों के साथ भी वो। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। वो बातें करते करते अक्सर उनका ताकि कलाम था, क्यों साहब ऐसा हो जाएगा, बोलते ना कुछ लोग इसी तरह से। वे लोगों को प्राय बनाया करते थे, मतलब बेवकूफ बनाया करते थे। इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में लगे रहते थे। मिर्जापुर में, अब वो अपने उसी बद्रीनारायण चौधरी की बातें करते हुए बता रहे हैं कि मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे जिनका नाम था वामन आचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। वामनाचार्य गिरी बद्रीनारायण चौधरी के ऊपर एक कविता सुनाते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था, बोलते बोलते जा रहे थे तो अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल लटकाए छिटकाए खंबे के सारे खड़े दिखाई पड़े, जैसे कि वो पहले उनको भी दिखाई दिए थे। बहुत छोटे से जब देखने गए थे तो इनको भी, लेखक को भी वो ऐसे दिखाई दिए थे, लंबे बाल कंधों तक, हाथ खंबे पर लटकाए। तो चट कवित पूरा हो गया। जब उन्होंने भी वो दृश्य देखा कवि ने, तो उनका जो अगला चरण था वो भी पूरा हो गया। और वामनाचार्य जी ने नीचे से वह कविता ललकार कर, जिसका अंश था, लिखी एकदम से, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। मतलब उन्होंने अपनी कविता में वो जो लास्ट वाला रह रहा था लाइन उनकी, वो भी उन्होंने वामनाचार्य गिरी ने पूरी कर दी उनकी उस छवि को देखकर कि खंबे को टेक लगा के ऐसा खड़े थे वो बद्रीनारायण चौधरी जैसे मुगलाने की नारी, यानी कोई मुगल यानी मुसलमान कोई स्त्री खड़ी हो, लेडीज खड़ी हो। ठीक है। एक दिन फिर आगे वो बताते हैं, एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाए हैं और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया और कि कुछ फलाहार भी पिया है। मतलब जैसे उन्होंने जवाब दिया मजाक मजाक में, बद्रीनारायण चौधरी ने भी उनको इसी तरह से मजाक में उनसे पूछ लिया। यानी उनके बातचीत करने का ढंग ऐसा है, वो ये बताना चाह रहे हैं। एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब, एक लफ्ज में अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में नहीं आया। आखिरकार घन चक्कर के क्या मानी है, यानी घन चक्कर शब्द का मीनिंग क्या है, ये पूछा उन्होंने। उसके लक्षण क्या है। पड़ोसी महाशय बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हों सब लिख जाइए और पढ़ जाइए, यही घन चक्कर है। उन्होंने जवाब दिया कि आप अपने पूछ रहे हो मेरे से घन चक्कर का, अपने आप को खुद ही देख लो। एक दिन सारे अपने काम सुबह से शाम तक के लिखो और पढ़ो, उनको बैठ के पता चल जाएगा घन चक्कर किसको कहते हैं। यानी कहने का मतलब तुम ही घन चक्कर हो। मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना, बाबू भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृतांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था। इत्यादि कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। वो बद्रीनारायण चौधरी के बारे में ही उनका एक वाक्य सुना रहे हैं। मैंने चाहा कि बढ़ाकर बत्ती नीचे गिरा दूं। भभक रहा था लैंप, तो बत्ती नीचे कर देंगे तो बुझ जाएगा। पर लक्ष्मी नारायण जी ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक दिया कि रुको, इसको हाथ मत लगाओ। चौधरी साहब कहते जा रहे हैं, अरे जब फूट जाए तभी चलत आवा। मतलब अपनी वो भाषा में बोले कि जब ये चिमनी फूट जाएगी तभी आओगे क्या। अंत में चिमनी ग्लोब के सही चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ नहीं बढ़ा। यानी वो चुपचाप वो सब देखते रहे। ये रईसी ठाट होते हैं ना रईसों के, कि नौकर आएंगे काम करेंगे, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने हाथ बढ़ा के चिमनी को भी बंद नहीं करने दिया।
उपाध्याय जी नागरिक को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। इस प्रकार बेटे ये हमारा आज चैप्टर खत्म हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य लिखने के प्रति उनकी रुचि कैसे हुई, किन किन लोगों ने उनको सहयोग किया, किन किन लोगों की वजह से वो हिंदी के इतने बड़े लेखक, रचनाकार, साहित्यकार बन पाए, इस सब का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो बड़े ही उच्च कोटि के साहित्यकार, आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक रहे हैं। ये मैंने आपको कल भी उनकी जब जीवनी बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था। वे युग प्रवर्तक भी माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के कई युगों में बांटा गया है, ये आपको पता है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेद युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, आधुनिक युग। तो इसलिए उन्हें भी एक युग प्रवर्तक माना जाता है। तो उनकी रचनाएं, भाई वो हिंदी लिटरेचर साहित्य की तरफ कैसे रुझान हुआ, ये हमने इस लेसन में पढ़ा, इस पार्ट में। ये अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दूंगी, वो आप अपनी कॉपी में कर लेना। धन्यवाद बच्चों।